हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके रिवीजन सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको वीडियो के साथ ये प्रश्न याद करते हुए चलना है और यहीं की यहीं इनको याद करना है। यदि आप इसको यहीं याद नहीं कर सकते तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो महेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है एग्जाम में पूछा गया था, और आप सभी को भी पता होगा कि महेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अहिल्या घाट के लिए भी प्रसिद्ध है, और महामृत्युंजय रथ यात्रा यहाँ पर निकलती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से आपको साड़ी उद्योग और अहिल्या घाट पता होगा, और यदि आपको ये महामृत्युंजय रथ यात्रा का नहीं पता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी महेश्वर में निकलती है। तो महेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सभी के लिए प्रसिद्ध है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। तो साड़ी उद्योग महेश्वर में है, अहिल्या घाट भी है, और महामृत्युंजय रथ यात्रा भी निकलती है। यदि आपको पूछा जाए कि महामृत्युंजय रथ यात्रा कहाँ निकलती है तो आपको बताना है महेश्वर में निकलती है। और महेश्वर किस जिले में आता है? तो महेश्वर आता है खरगोन जिले में। और निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महेश्वर में मनाया जाता है। और जो अहिल्या थी, इनकी राजधानी भी क्या थी? महेश्वर थी। तो आपको ये यहाँ पर महेश्वर के बारे में इतनी चीजें याद रखना है। महामृत्युंजय रथ यात्रा आपको स्पेशल यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो महेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो साड़ी उद्योग, अहिल्या घाट और महामृत्युंजय रथ यात्रा। अगला प्रश्न है, चंडी देवी मेला कहाँ लगता है? सिंपल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो चंडी देवी का जो मेला है, चंडी देवी का जो मेला है ये सीधी जिले में लगता है। कहाँ लगता है? सीधी जिले में लगता है। आपको ध्यान रखना है, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी जिले में लगता है। तो चंडी देवी का मेला यदि पूछा जाए तो आपको बताना है सीधी जिले में लगता है। और सीधी जिले का संभाग कौन सा है? तो रीवा संभाग में आता है। कौन सा संभाग में आता है सीधी जिला? रीवा संभाग में आता है। आपको ध्यान रखना है, चंडी देवी का मेला सीधी जिले में लगता है। और सीधी जिला कौन से संभाग में आता है? तो ये रीवा संभाग में आता है। और चंडी देवी का मेला जो है यदि पूछा है कौन से महीने में लगता है तो मार्च अप्रैल में लगता है। कब लगता है? मार्च अप्रैल में लगता है, ठीक है। तो चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है। अगला प्रश्न है, इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में एक पुरस्कार दिया जाता है, इसका नाम है इकबाल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? इकबाल पुरस्कार। तो इकबाल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब बात होती है कि ये कब दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है? तो 1986 और 87 से दिया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में इकबाल पुरस्कार दिया जाता है। और कब से दे रहे हैं? तो 1986-87 से इकबाल पुरस्कार दिया जा रहा है। क्यों देते हैं? उर्दू के लिए देते हैं। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दसपुर अब किस प्रदेश क्षेत्र में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, दसपुर, दसपुर किसको बोलते थे? किसका पुराना नाम दसपुर है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दसपुर। दसपुर जब भी आपको दिखे तो आपको मंदसौर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? मंदसौर। तो दसपुर किसका पुराना नाम है? तो मंदसौर का पुराना नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, दसपुर किसका पुराना नाम है? तो मंदसौर का पुराना नाम है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। मंदसौर कौन से संभाग में आता है? आपको कमेंट करके बताना है। मंदसौर कौन से संभाग में आता है? आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो दसपुर किसका पुराना नाम है? तो ये मंदसौर का पुराना नाम है। आपको एक और चीज ध्यान रखना है, यदि दसार्ण बोले, क्या बोले? दसार्ण, तो आपको विदिशा बोलना है। दसार्ण बोले तो आपको क्या बोलना है? विदिशा। दसार्ण किसका पुराना नाम है? विदिशा का। और यदि पूछा जाए टुंडीकर, क्या पूछा जाए? टुंडीकर, तो टुंडीकर आपको क्या बताना है? दमोह बताना है। टुंडीकर आपको क्या बताना है? दमोह। तो मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दसपुर अब किस प्रदेश क्षेत्र में स्थित है? तो मंदसौर में। दसपुर कहाँ है? मंदसौर में। किसका पुराना नाम है? मंदसौर का पुराना नाम दसपुर है। दसार्ण किसका है? विदिशा का है। दसार्ण किसका है? विदिशा का है। आपको यही याद करना है, टुंडीकर मतलब दमोह। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? ठीक है, बड़ा सिंपल प्रश्न है, जो भी तैयारी कर रहा है इसका उत्तर उसको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसको बोलते हैं? तो संगीत राजधानी मैहर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मैहर को बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश में संगीत राजधानी किसको बोला जाता है? मैहर को बोला जाता है। मैहर कहां पर है? कौन से जिले में है मैहर? तो मैहर सतना जिले में आता है। कहां आता है? सतना जिले में आता है। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मैहर को बोला जाता है। आप सभी को ये पता होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर कौन से जिले में? सतना जिले में। बढ़ते आगे, गिन्नौरगढ़ किला किस नगर के पास स्थित है? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर है? गिन्नौरगढ़ का किला
तो ये भोपाल के पास स्थित है। कहां पर स्थित है? भोपाल के पास स्थित है, आपको ध्यान रखना है। गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर स्थित है? भोपाल के पास स्थित है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। गिन्नौरगढ़ का किला यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है गिन्नौरगढ़ का जो किला है ये भोपाल के पास स्थित है। कहां स्थित है गिन्नौरगढ़ का किला? भोपाल के पास स्थित है। मेरे साथ में आपको बोलते जाना है, रिपीट भी करना है। गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, हो और बुंदा जनजातियों में युवाओं के घरों को कहा जाता है। तो देखो मैंने बोला था आपको कि कुछ प्रश्न ऐसे होते जो एग्जाम में नहीं बनते, तो ये उसी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हो और बुंदा जनजाति, ठीक है, हो और बुंदा जनजाति में युवाओं के घरों को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, गीती ओरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गीती ओरा। आपको ये प्रश्न का उत्तर स्पेशल याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी रिपीट होता है तो आपको इसका उत्तर गलत नहीं लगाना है, ठीक है। तो हो और बुंदा जनजातियों में युवाओं के घरों को क्या कहा जाता है? तो गति ओरा बोलते हैं। हो और बुंदा जनजातियों में युवाओं के घरों को क्या बोलते हैं? गीती ओरा। क्या बोलते हैं? गीती ओरा बोलते हैं। इसको अच्छे से याद कर लो। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न के साथ जुड़ा हुआ है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेधा पाटकर, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके साथ जुड़ा है? मेधा पाटकर के साथ जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन यदि पूछा जाए तो मेधा पाटकर आपको याद आना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का पूरा नाम है, ठीक है, ग्वालियर का पुराना नाम है लिखा हुआ है, ठीक है। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ग्वालियर का पुराना नाम क्या है। तो ग्वालियर की यदि बात करें तो ग्वालियर का पुराना नाम है गोपगिरी। क्या है? गोपगिरी। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? गोपगिरी। आपको ध्यान रखना है। तो ग्वालियर का जो पुराना नाम है क्या है? गोपगिरी है। आपको ध्यान रखना है, विदिशा का पुराना नाम मैंने अभी बताया था आपको, दसार्ण है। क्या है? दसार्ण है। यदि विदिशा का एक और पुराना नाम यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका नाम है आलमगीरपुर, ठीक है। विदिशा का पुराना नाम एक और क्या है? आलमगीरपुर, जो कि औरंगजेब ने रखा था, ठीक है। तो आलमगीरपुर विदिशा का नाम किसने रखा था? औरंगजेब ने रखा था। विदिशा को वेशनगर भी बोलते, क्या बोलते हैं? वेशनगर भी बोलते। और यदि ग्वालियर पूछा जाए तो ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? गोपगिरी है। तो आलमगीरपुर विदिशा का नाम किसने रखा था? तो औरंगजेब ने रखा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। तो ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? गोपगिरी है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी यदि आपको पूछा जाए तो भैया मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 1077, ठीक है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है नर्मदा की कुल लंबाई, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर 1077 और पूरी नर्मदा की लंबाई यदि पूछा जाए तो 1312, ठीक है। 1077 मध्य प्रदेश में और पूरी लंबाई 1312 किलोमीटर, ठीक है। और नर्मदा का नाभि स्थल किसको बोलते हैं? नेमावर को बोलते हैं। नर्मदा का नाभि स्थल यदि आपको पूछा जाए तो किसको कहते हैं? नेमावर को कहते हैं। नर्मदा का नाभि स्थल किसे कहेंगे? नेमावर को कहेंगे। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पवित्र नदी हमारी कौन सी है? नर्मदा है। बढ़ते आगे। विक्रम अवार्ड दिया जाता है। तो भाई विक्रम अवार्ड किसको देते हैं? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। विक्रम अवार्ड के बारे में पूछा है कि भाई किसको दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ी को देते हैं। किसको देते हैं? राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ी को विक्रम अवार्ड दिया जाता है। तो विक्रम अवार्ड किसको दिया जाता है? राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। आपको चीज ध्यान रखना है। विक्रम अवार्ड किसको देंगे? राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ी को देंगे विक्रम अवार्ड। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है? तो ये आपको बताना है 59.8। ध्यान रखना है 59.8 मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर है, ठीक है। तो महिला साक्षरता मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 59.8, ठीक है। 59.8 आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता। इसको ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है? तो ये 59.8% है, ठीक है। बढ़ते आगे। बालाघाट नगर किस नदी पर स्थित है? बालाघाट नगर किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो बालाघाट, ठीक है, बालाघाट कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है वेनगंगा। कौन सी नदी? वेनगंगा। तो बालाघाट किस नदी पर स्थित है? तो बालाघाट वेनगंगा पर स्थित है। बालाघाट कौन सी नदी पर स्थित है? वेनगंगा पर स्थित है। आपको चीज ध्यान में रखना है। व्यापम के प्रश्न है पुराने जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो बालाघाट नगर किस नदी पर स्थित है? वेनगंगा पर स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश
राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्न में से कौन से नगर में स्थित? तो ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्यालय पूछे जाते हैं। तो राज्य जैव विविधता बोर्ड के बारे में यदि बात करें, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ये कहां पर है? तो ये भोपाल में। कहां पर है ये जैव विविधता बोर्ड? कहां पर है मध्य प्रदेश का? तो भोपाल में। तो मध्य प्रदेश का जैव विविधता बोर्ड कहां पर है? तो ये भोपाल में। आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो ध्यान रखना प्रतिशत के बारे में पूछा हुआ है और व्यापम का प्रश्न है, आपको ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? यदि प्रतिशत पूछता है, ठीक है, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब एससी और एससी शेड्यूल कास्ट के बारे में यदि उनका प्रतिशत पूछे तो आपको बताना है सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ये दतिया में। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो ये दतिया जिले में। ठीक है, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कहां मिलेगा ज्यादा? तो दतिया जिले में मिलेगा। और संख्या के हिसाब से देखा जाए, संख्या के हिसाब से कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की संख्या, ठीक है, अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ये उज्जैन में। ठीक है, यहां पे प्रतिशत बोला तो हमको बताना है दतिया। यदि ये संख्या की बात करता कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है तो हम बताते हैं उज्जैन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्कृत कवियों में से कौन से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत कवियों में से मध्य प्रदेश से कौन से संबंधित नहीं है? तो देखो, भवभूति मध्य प्रदेश के है, कालिदास मध्य प्रदेश के, मंडन मिश्रा भी मध्य प्रदेश के। तो कल्डन जो है ये मध्य प्रदेश के नहीं है। कल्डन क्या है? मध्य प्रदेश के नहीं है। कल्डन कहां के? तो कल्डन है कश्मीर के। ठीक है, कल्डन कहां के? कश्मीर के। कश्मीर के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है। इनकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? राजतरंगिणी। एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के एग्जाम में खासकर पूछा जाता है कि राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? तो कल्डन की है। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? कल्डन की है। तो आपको ध्यान रखना है कल्डन कहां से संबंधित है? कश्मीर से संबंधित है। इसकी किताब का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 72626,809 है। कितनी है? 72626,809। ठीक है, 2011 के अनुसार है, अभी बढ़ गई होगी, लेकिन एग्जाम में आधिकारिक आंकड़ा पूछते हैं तो 72626,809 है। ठीक है, 7,26,00,000। ठीक है, तो यहां पर 7,26,00,000 कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है? लगभग में लिया हुआ, तो 7,27,00,000 ले लिया इन्होंने। ठीक है, तो 60.27 करोड़ है। 7.27 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, ऑप्शन देख के आपको उत्तर देना है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी 2011 के अनुसार? तो 72626,809। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, साई सेंट्रल रीजनल सेंटर, साई सेंट्रल रीजनल सेंटर मध्य प्रदेश के कौन से शहर में? देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको खासकर इनको याद रखना है। जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं लगभग आपको याद होंगे। ठीक है, आप उसका रिवीजन कर रहे हैं केवल। और इस प्रकार के यदि आपको प्रश्न दिखे जाए तो आपको उसको यहां याद करना है। तो साई सेंट्रल रीजनल सेंटर की बात कर रहे हैं। साई सेंट्रल रीजनल सेंटर की यदि हम बात करते हैं, ये कहां पर है? तो ये भोपाल में। कहां पर है? भोपाल में। तो साई सेंट्रल रीजनल सेंटर कहां पर है? भोपाल में। आपको ध्यान रखना है साई सेंट्रल रीजनल सेंटर कहां पर है? भोपाल में। इसको बोल के देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि एग्जाम में आता है तो इसको गलत नहीं करना है। तो साई सेंट्रल रीजनल सेंटर कहां पर है? तो भोपाल में। साई सेंट्रल रीजनल सेंटर भोपाल में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बरगी परियोजना का नाम क्या है? तो बरगी परियोजना का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बरगी परियोजना। बरगी परियोजना का नाम क्या है? तो आपको बताना है रानी अवंतीबाई लोधी सागर। क्या है? रानी अवंतीबाई लोधी सागर। बरगी परियोजना का नाम क्या है? रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना है। ठीक है, बरगी परियोजना कौन सी नदी पे? आपको कमेंट करके बताना है। तो बरगी परियोजना का नाम क्या है? रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना है। बरगी परियोजना का नाम क्या है? रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना है। फास्ट रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, तो बरगी परियोजना का नाम क्या है? तो रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? अब आपको यदि एग्जाम का फॉर्म आपने भरा हुआ है और आपको जिले नहीं मालूम है कि कौन सा संभाग का जिला कौन सा है, ठीक है, तो बहुत मतलब खतरनाक स्थिति है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए और बहुत ही सरल चीज है, सबको पता होना चाहिए। यदि पढ़ लोगे सबको सब मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कोई भी सीख के नहीं आता है। ठीक है, तो कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? तो देखो, हमारा मुरैना आ रहा है, हमारा भिंड आ रहा है, श्योपुर भी आ रहा है। ठीक है, तो अलीराजपुर चंबल संभाग में नहीं आता है। अलीराजपुर चंबल संभाग में नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है मुरैना, भिंड और श्योपुर। चंबल संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है 3 जिले,
चंबल संभाग में मुरैना आता है, भिंड आता है, श्योपुर आता है। और चंबल संभाग का मुख्यालय कहां है? तो मुरैना में। चंबल संभाग का मुख्यालय कहां है? मुरैना में, आपको ध्यान रखना है। अलीराजपुर कौन से संभाग में आता है? तो अलीराजपुर आता है इंदौर संभाग में। कहां आता है? इंदौर संभाग में आता है, आपको चीज ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? ध्यान रखना, अनुसूचित जाति और जनजाति में अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो अनुसूचित जनजाति की यदि बात करें तो 47 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे पास कितनी सीटें हैं? 47 सीटें हैं। और अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए हमारे पास है 35 सीटें हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यदि पूछा जाए, है ना, जनजाति मतलब एसटी पूछा जाए, तो आपको बताना है हमारे लिए विधानसभा सीटें कितनी है? तो हमारे पास 47 है। तो एसटी की विधानसभा सीटें कितनी है? अनुसूचित जनजाति की कितनी है? 47 है। अनुसूचित जाति की यदि पूछे तो 35 है, ठीक है। दोनों को जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी? 82 हो जाएगी, 82 हो जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको, अनुसूचित जनजाति की 47 और अनुसूचित जाति की 35 विधानसभा सीटें अपने पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महीने मध्य प्रदेश की दूसरी गर्मी के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन से महीने को मध्य प्रदेश में दूसरी गर्मी के रूप में जाना जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो सितंबर अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दूसरी गर्मी के रूप में किसको जाना जाता है? तो सितंबर अक्टूबर को दूसरी गर्मी के रूप में मध्य प्रदेश में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो सितंबर अक्टूबर को दूसरी गर्मी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल के अब्दुल लतीफ खान एक विख्यात थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पे हम लोग थोड़ा जोर देंगे, यहां पर इसको याद करेंगे। तो भोपाल के अब्दुल लतीफ खान, भोपाल के अब्दुल लतीफ खान, आपको ध्यान रखना है कि ये किससे संबंधित है, क्यों प्रसिद्ध है? तो अब्दुल लतीफ खान है सारंगी वादक। क्या है? सारंगी वादक। ध्यान रखो, आंखों में छाप लेना, अब्दुल लतीफ खान कभी पूछा जाए तो आपको सारंगी वादक दिखना चाहिए। तो अब्दुल लतीफ खान क्या है? तो सारंगी वादक, ठीक है। क्यों विख्यात है? सारंगी वादक इसलिए विख्यात है। कौन? अब्दुल लतीफ खान। कहां पर रहते हैं? भोपाल वाले। तो भोपाल वाले अब्दुल लतीफ खान क्या बजाते हैं? तो सारंगी। आपको ध्यान रखना है, अब्दुल लतीफ खान क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। असीरगढ़ मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां स्थित है? असीरगढ़ का किले की बात करें ना, असीरगढ़ का किला, तो मध्य प्रदेश में असीरगढ़ कहां पर है? तो असीरगढ़ आता है बुरहानपुर जिले में। कहां आता है? बुरहानपुर जिले में आता है। आपको ध्यान रखना है, असीरगढ़ कहां आता है? बुरहानपुर जिले में आता है। 1601 में अकबर ने असीरगढ़ जीत लिया था, ठीक है। 1601 में अकबर ने क्या करा था? असीरगढ़ जीत लिया था। तो आपको ध्यान रखना है, असीरगढ़ कहां पर आता है? तो बुरहानपुर जिले में आता है। असीरगढ़ कहां आता है? बुरहानपुर जिले में आता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? इसको अच्छे से याद करना है, जहां पर जोर देना है वहां पर अपन लोग जोर दे रहे हैं, और जो स्पीड में याद करना है हम लोग उसको स्पीड में याद कर रहे हैं, वो केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पे अपने को जोर देना है। तो निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो किस प्रकार का वन मिलता है, ये कंफ्यूजन इसमें होता है। तो आपको ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंधीय तो मिल रहे हैं सभी जगह, सभी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो शुष्क पर्णपाती वन, आपको ध्यान रखना है, शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में मिलते हैं। कौन से वाले? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। कोई किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। किस प्रकार के? शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में अधिक पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यदि एग्जाम में आए तो आपको गलत नहीं लगाना है। शुष्क पर्णपाती वन, और वो भी कैसे वाले? उष्ण कटिबंधीय। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है? तो लोक माता के नाम से कौन सी महिला प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में? तो अहिल्याबाई होलकर। कौन सी माता? लोक माता। अहिल्याबाई होलकर लोक माता नाम से प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। तो निम्न में से कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है? तो अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में सुरमा उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपको ध्यान रखना है, सुरमा उत्पादन की यदि बात करें, सुरमा उत्पादन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटे मोटे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सुरमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है जबलपुर। सुरमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जबलपुर। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो सुरमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जबलपुर। आपको चीज ध्यान रखना है, सुरमा उत्पादन मतलब जबलपुर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में निम्नलिखित में से कौन सा समारोह बनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उज्जैन में कौन सा समारोह मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है भैया, कालिदास समारोह मनाया जाता है उज्जैन में। कौन सा समारोह मनाया जाता है? कालिदास समारोह। तो कालिदास समारोह का यदि पूछा जाए आपसे कि कहां मनाया जाता है, तो उज्जैन में मनाया जाता है। कालिदास समारोह कहां मनाया जाता है? उज्जैन में मनाया जाता है। आपको चीज ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहाँ है। ध्यान रखना, आदिवासी खेल स्कूल पूछा है, आदिवासी खेल स्कूल मध्य प्रदेश का पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है ये है झाबुआ में। कहां पर है? झाबुआ में। आपको चीज ध्यान रखना है, आदिवासी खेल स्कूल यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है झाबुआ में। ध्यान रखना, आदिवासी खेल स्कूल पूछा है तो कहां पर है? झाबुआ में। तो यदि पूछा जाए कि आदिवासी खेल स्कूल कहां पर है मध्य प्रदेश में, एकमात्र, तो ये झाबुआ में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन से नगर में अभय खेल प्रसाल अवस्थित है? ठीक है, कौन से नगर में अभय खेल प्रसाल अवस्थित है? तो कहां पर है अभय खेल प्रसाल? कहां पर है? जल्दी बताना है, अभय खेल प्रसाल कहां पर है? तो इंदौर में। कहां पर है? इंदौर में। ठीक है, आपको बताना भी है कि जितने भी प्रश्न हम जो इसमें हमने लगभग 42 प्रश्न लिए, 42 प्रश्न लिए, तो आपके कितने सही है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कितने सही है आपको कमेंट करके बताना है नीचे। ठीक है, तो कौन से शहर में अभय खेल प्रसाल स्थित है? तो इंदौर में। कहां पर है? इंदौर में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है? सिंपल सा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी। किसका जन्म हुआ है? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके साथ मिला था? तो मलाला यूसुफजई के साथ में मिला था। और किस क्षेत्र का मिला था? तो शांति के लिए मिला था। इनने क्या किया? तो इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको, कैलाश सत्यार्थी किस जिले से संबंधित है मध्य प्रदेश के? तो विदिशा से संबंधित है। कैलाश सत्यार्थी कौन सा जिला? विदिशा। ठीक है, दसांड, आलमगीरपुर और वेशनगर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी कौन सा जिला? विदिशा। क्या करा? बचपन बचाओ करा। कब मिला? 2014 में मिला। किसके साथ मिला? मलाला यूसुफजई के साथ में मिला। ठीक है ना, नोबेल प्राइज मिला। किस क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में मिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखो क्या बोल रहा, दूसरी सबसे बड़ी। पहली पूछता तो हम लोग बताए थे भील, यदि पहली पूछता तो हम क्या बताते? भील। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मध्य प्रदेश और भारत में? तो भील है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। कौन सी है? गोंड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा गोंड। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। कौन सी है? गोंड है। आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निमित्त में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर बने थे? सिंपल सा प्रश्न है, सभी को याद रहता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो कुंजीलाल दुबे। कौन थे? कुंजीलाल दुबे। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? कुंजीलाल दुबे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना, और लगभग सभी को याद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुलसी पुरस्कार लोक और पारंपरिक आदिवासी कला में के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना, आदिवासी कला के क्षेत्र में दिया जाता है तुलसी पुरस्कार, थे ना। तो तुलसी पुरस्कार लोक पारंपरिक आदिवासी कला क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? कब से दे रहे हैं? तो तुलसी पुरस्कार जो कि लोक पारंपरिक आदिवासी कला में दिया जाता है, ये कब से दे रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है 83-84 से दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, इस पर लोड देना थोड़ा सा। तुलसी पुरस्कार यदि पूछा है तो 1983-84 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और क्या लोक पारंपरिक आदिवासी कला में दिया जाता है तुलसी पुरस्कार 1983-84 से दिया जा रहा है। मेरे साथ में भी रिपीट करते चलना है आपको कि तुलसी पुरस्कार कब से दे रहे हैं? तो 83-84 से दे रहे। कब से दे रहे हैं? 83-84 से दे रहे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न लिखित नदियों में से कौन सी यमुना में नहीं मिलती? तो भैया यमुना में कौन सी नदी नहीं मिलती आपको पता होना चाहिए। तो केन का पानी यमुना में डालते हैं। बेतवा कहाँ जाती है? तो बेतवा भी यमुना में जाती है। चंबल भी कहाँ जाती है? यमुना में जाती है। लेकिन ये जो सोन नदी है, ये सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए ये पटना जाती है। कहाँ जाती है? पटना जाती है। और पटना में कहाँ पर मिलती है? तो ये दीनापुर पहाड़ी के पास गंगा नदी में मिलती है। तो सोन कहाँ मिल रही है? गंगा नदी में मिल रही है। तो आपको ध्यान रखना, सोन की लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर है। आपको ये भी चीज ध्यान रखना है। ठीक है, सोन की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। और कहां पर मिलती है? पटना में गंगा नदी में मिलती है। तो केन का पानी यमुना में डालेंगे, बेतवा का भी यमुना में डालेंगे, चंबल का भी यमुना में डालेंगे। लेकिन सोन कहां पे मिल रही है? तो सोन कहां मिल रही है? पटना में गंगा नदी से मिल रही है। कहां मिल रही है? पटना में गंगा नदी से मिल रही है। 780 किलोमीटर लंबी है सोन नदी। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हुआ होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत भवन कहाँ है? बहुत ही कठिन प्रश्न है, मतलब इतना कठिन प्रश्न है कि हम लोग इसका उत्तर दे भी नहीं सकते। ठीक है, तो भारत भवन कहाँ है? तो बड़ा सिंपल सा है, भोपाल में। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि हमको खुश कर देते हैं वहां पर। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर कम करते हैं। तो भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में। इसको ज्यादा बार नहीं पढ़ेंगे। बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? ठीक है, अब देखो ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम क्या बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा हमको भी बताना है। हम किसी को बोल नहीं सकते भैया ये आएगा वो आएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन जो है उसके हिसाब से ध्यान रखना है। ये प्रश्न मध्य प्रदेश की एग्जाम में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन? तो गोविंद नारायण सिंह। कौन? गोविंद नारायण सिंह। ठीक है, 1967 से 1969 तक ये थे। मध्य प्रदेश की एग्जाम में व्यापम ने, पीईबी ने ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन? तो गोविंद नारायण सिंह। 67 से 69, 1967 से 69 के बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भोपाल जिले को सीहोर से अलग जिला बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। भोपाल किससे अलग हुआ? तो सीहोर से अलग हुआ। ठीक है, तो भोपाल को किससे अलग किया? सीहोर से अलग किया। और कब अलग करके उसको जिला बनाया गया है? तो 1972 में। कब बनाया गया? 1972 में। आपको चीज ध्यान रखना है कि भोपाल सीहोर से अलग हुआ था, तो इसको जिला कब बनाया है? 1972 में बनाया। तो भोपाल जिला कब बना? आपको सिंपल सी ये चीज याद रखना है, तो 1972 में बना हुआ है। ठीक है, भोपाल जिला कब बना? 1972 बना। किससे अलग होकर बना? तो सीहोर से अलग होकर बना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नवजीवन इंदौर से 1915 में शुरू किया गया। ठीक है, वह था। ठीक है, तो नवजीवन जो पत्रिका है, ठीक है, ये 1915 में चालू हुई। नवजीवन कब से चालू हुई है? 1915 में चालू हुई है। तो आपको यदि पेपर में पूछा है नवजीवन कब से चालू हुई है? 1915 में। और कहां से चालू हुई है? तो इंदौर से चालू हुई है। तो ये क्या थी? तो ये मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार आती थी। ठीक है, नवजीवन 1915 से चालू हुई है और कितने महीने में एक बार। ठीक है, आपको याद रखना है मासिक पत्रिका क्या है? मासिक पत्रिका है नवजीवन। ठीक है, कहां से? 1915 में इंदौर से। ठीक, बढ़ते आगे। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये ग्वालियर में। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये ग्वालियर में। आपको ध्यान रखना है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है? ग्वालियर में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है? तो ध्यान रखना है होशंगाबाद में गेहूं ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अधिकतम गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश में कहां लगते हैं? कहां पर उत्पादन होता है गेहूं का? तो होशंगाबाद में होता है। कहां होता है? होशंगाबाद में होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, जब तक निवाड़ी नहीं बना था उस समय तक था हरदा। क्या था? हरदा। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार अब निवाड़ी बन गया है, तो निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है, क्षेत्रफल के अनुसार। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपको लगता है वीडियो से आपको फायदा हुआ है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।